हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रोटीन टारगेटिंग की बात कर रहे थे और वहां पे हम लोग ईआर के ल्यूमेन में किस तरह से प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन होता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। हम लोगों ने देखा कि मैमल्स में ट्रांसलोकॉन के थ्रू एसआरपी और एसआरपी के रिसेप्टर्स ट्रांसलोकेशन कराते हैं प्रोटीन्स का, और ये जो ट्रांसलोकेशन होता है ये को ट्रांसलेशनल होता है। मतलब ट्रांसलेशन के दौरान जो फोर्स लगता है वो वहां पे एनर्जी प्रोवाइड करता है कि जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड बन रहा है वो ट्रांसलोकॉन से मूव करके ईआर ल्यूमेन तक चला जाए। ठीक है, वहां पे कोई भी एटीपी या जीटीपी की हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही थी। ठीक है, लेकिन ईस्ट में कुछ सेक्रेटरी प्रोटीन्स ऐसी भी सिंथेसाइज होती हैं जिनकी ईआर के मेम्ब्रेन तक जो टारगेटिंग होती है वो पोस्ट ट्रांसलेशनली होती है, और जो ट्रांसलोकेशन होता है वो पूरी की पूरी जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती है उसके बाद होता है। मतलब कि पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन होता है वहां पे। ठीक है, कहां पे? ईस्ट में। इन ईस्ट सम secretory proteins translocated to ER lumen after the translation। ट्रांसलेशन के बाद यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे जो एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर होते हैं वो कोई भी रोल यहाँ पे नहीं प्ले करते हैं। मतलब पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन में एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एसआरपी एंड एसआरपी रिसेप्टर्स are not involved in post translational ट्रांसलोकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन में एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तब रिकॉग्निशन कैसे होगा? मैंने कहा था कि जो प्रोटीन्स ईआर के ल्यूमेन के लिए या फिर ईआर के लिए डिस्टाइंड होती हैं या फिर सिक्रीशन के लिए सिंथेसाइज होती हैं, उनके पास एन टर्मिनल पर एक हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वहां पे क्या हो रहा था? को ट्रांसलेशनल वाले में एसआरपी जो था वो सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा था, यहाँ पे एसआरपी रोल प्ले नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो सिग्नल सीक्वेंस है वो सीधे सीधे जाकर के ट्रांसलोकॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, जो टारगेटिंग होगी वो टोटली डिपेंड करेगी इंटरैक्शन बिटवीन सिग्नल सीक्वेंस एंड ट्रांसलोकॉन इज sufficient for protein targeting। ठीक है, तो पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन में आगे बढ़ने से पहले 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पहला, तो ईस्ट में ही कुछ ऐसी सिक्रेटरी प्रोटीन्स बनती हैं जिनका पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन होता है। दूसरा, एसआरपी और एसआरपी के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मतलब जो सिग्नल सीक्वेंस निकलेगा उसको एसआरपी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अगर एसआरपी की जरूरत नहीं है तो जाहिर सी बात है वहां पे एसआरपी रिसेप्टर की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टारगेटिंग कैसे होगी? क्योंकि टारगेटिंग में तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल थे। टारगेटिंग कैसे होगी? तो इंटरेक्शन बिटवीन द सिग्नल सीक्वेंस और ट्रांसलोकॉन का डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो ईस्ट में इन प्रोटीन का जो पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन हो रहा है तो ट्रांसलोकॉन कौन बनाएगा? यहाँ पे भी ट्रांसलोकॉन सेक्स61 कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। सेक्स61 कॉम्प्लेक्स इज एक्ट्स एज ट्रांसलोकॉन। मतलब ट्रांसलोकॉन दोनों ही केस में सेम प्रोटीन बना रही है। वहां पे भी सेक्स61 कॉम्प्लेक्स बना रहा है, यहाँ पे भी सेक्स61 कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। ठीक है, तो ट्रांसलोकॉन में कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे एसआरपी और एसआरपी के रिसेप्टर्स इन्वॉल्व नहीं है।
ठीक है। दूसरा, सिग्नल सीक्वेंस और ट्रांसलोकॉन आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर प्रोटीन का पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन हो रहा है तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी। हमने आपको बताया था कि पोस्ट जो को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन था, वहां पे जो ड्राइविंग फोर्स जनरेट हो रहा था प्रोटीन के ट्रांसलोकेशन के लिए, वो ट्रांसलेशन के थ्रू जो फोर्स लग रहा था, ट्रांसलोकेशन के साथ साथ, ट्रांसलेशन के साथ साथ ही ट्रांसलोकेशन हो रहा था प्रोटीन का। तो जैसे जैसे नई नई प्रोटीन ट्रांसलेट होकर के आ रही थी, वो खुद ही फोर्स कर रही थी, वो खुद ही पुश कर रही थी प्रोटीन को, वो ईआर के ल्यूमेन में चली जाए, तो वहां पे अलग से एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे तो ट्रांसलेशन पहले ही हो चुका है, ठीक है, पूरी की पूरी प्रोटीन साइटोसॉल में ट्रांसलेट हो चुकी है, यहाँ पे ट्रांसलेशन पहले ही हो चुका है, पूरी की पूरी प्रोटीन साइटोसॉल में ट्रांसलेट होकर के आ चुकी है। अब इस कंडीशन में अगर ये टारगेट हो करके ईआर की मेम्ब्रेन तक पहुंच भी जाती है और वहां पे वहां पे ट्रांसलोकॉन तक ये प्रोटीन पहुंच भी जाती है, तो इसको अंदर ले जाने के लिए ड्राइविंग फोर्स कहाँ से आएगा, एनर्जी कहाँ से आएगी, ये चीज यहाँ पे समझने वाली है। ठीक है, तो इस चीज को मेडिएट करने के लिए वहां पर दो एक्सेसरी प्रोटीन्स फंक्शन करती हैं। ठीक है, इसके लिए ईआर के पास दो एक्सेसरी प्रोटीन्स होती हैं जो कि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स जनरेट करती हैं। ठीक है, पहली प्रोटीन है सेक63 कॉम्प्लेक्स, सेक63 कॉम्प्लेक्स, और दूसरी प्रोटीन है बिप। ये दो प्रोटीन्स हैं जो कि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स जनरेट करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं ट्रांसलोकेशन के लिए। ठीक है, जो सेक63 कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली क्या है, इट इज ए टेट्रामेरिक प्रोटीन, ये टेट्रामेरिक होता है स्ट्रक्चर में, और ये कहाँ पाया जाता है, इसकी लोकेशन क्या है, इट इज एम्बेडेड इनटू द ईआर मेम्ब्रेन, ईआर की मेम्ब्रेन में पाया जाता है, इन विसिनिटी, बिल्कुल पास में, किसके, इन विसिनिटी टू ट्रांसलोकॉन, ट्रांसलोकॉन के बिल्कुल पास में पाया जाता है। ठीक है, तो ईआर मेम्ब्रेन प्रोटीन है, टेट्रामेरिक नेचर में होता है और ईआर की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है। ठीक है, दूसरी प्रोटीन जो बिप है, ये बिप क्या होती है, ये बिप होती है, इट इज द मेंबर ऑफ HSP 70 फैमिली चैपेरॉन, ये चैपेरॉन होता है। ठीक, HSP 70 फैमिली का एक चैपेरॉन होता है। ठीक है, अब ये चैपेरॉन्स क्या होते हैं, चैपेरॉन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि न्यूली सिंथेसाइज जो प्रोटीन होती हैं उनके फोल्डिंग में हेल्प करती हैं, उनको फोल्डिंग में असिस्ट करती हैं। ठीक है, उनकी हेल्प करती हैं। किस तरह से हेल्प करती हैं, क्या होती हैं, सारी चीजें हम आपको बताएंगे जब आपको हम लोग पढ़ेंगे वहां पे प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो हम आपको बताएंगे चैपेरॉन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, सारी चीजें वहां पे हम लोग। लेकिन ये न्यूली फाउंड प्रोटीन को नेटिव कन्फर्मेशन गेन करने के लिए असिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बिप की लोकेशन क्या होगी, ये पाया जाता है ईआर के ल्यूमेन में, ईआर ल्यूमेन में पाया जाता है। ठीक, खासियत क्या होती है इसके पास दो बाइंडिंग साइट होती है, एक पॉलीपेप्टाइड बाइंडिंग साइट होती है, पॉलीपेप्टाइड बाइंडिंग साइट होती है इसके पास, और दूसरी एक और बाइंडिंग साइट होती है जिसके पास एटीपेज एक्टिविटी होती है, मतलब इसके पास एटीपी हाइड्रोलाइजिंग कैपेसिटी होती है, मतलब एटीपी बाइंडिंग साइट भी होती है इसके पास। ठीक है, और यही एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है ट्रांसलोकेशन के लिए। किस तरह से करता है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करते हैं, किस तरह से बिप 63 कॉम्प्लेक्स जो है ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करता है पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन के लिए। ठीक है, तो शुरू से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने बताया कि साइटोसॉल में पूरी प्रोटीन क्या होगी, साइटोसॉल में पूरी प्रोटीन क्या होगी, सिंथेसाइज हो जाएगी। ठीक है, राइबोसोम फ्री इन द साइटोसॉल क्या करेगा, पूरी प्रोटीन सिंथेसाइज कर देगा। एंड टर्मिनस पे क्या होगा, सिग्नल सीक्वेंस, क्योंकि प्रोटीन को कहां जाना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, ईआर मेम्ब्रेन, ईआर मेम्ब्रेन है और इधर ल्यूमेन है। ठीक है, ईआर की मेम्ब्रेन। ठीक, पूरा का पूरा ये जो नेसेंट प्रोटीन है डायरेक्ट हो गई कहां पे,
ट्रांसलोकॉन के साथ सिग्नल सीक्वेंस इंटरेक्ट कर जाएगा और सिग्नल सीक्वेंस अंदर चला जाएगा ट्रांसलोकॉन से होते हुए। जैसे ही सिग्नल सीक्वेंस अंदर आया, सिग्नल पेप्टाइडेज आया और सिग्नल सीक्वेंस को उन्होंने क्या किया, क्लीव कर दिया। इतना मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक, जैसे ही सिग्नल सीक्वेंस क्लीव होता है, जो ल्यूमेन में बिप प्रोटीन प्रेजेंट हैं वो एटीपी बाइंडिंग साइट है उनके पास, वो एटीपी बाउंडेड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, और वो एटीपी बाउंडेड फॉर्म में किसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, ये है सेक63 कॉम्प्लेक्स। ठीक, सेक63 कॉम्प्लेक्स के साथ में क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। सेक63 कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरेक्ट करते ही उनकी एटीपेज सब यूनिट की जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और अपनी एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देती है। जैसे ही एटीपी को हाइड्रोलाइज करती है, इनका कन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है और ये एडीपी बाउंडेड फॉर्म में आ जाती है। और एडीपी बाउंडेड फॉर्म में जो बिप प्रोटीन होती हैं उनकी जो पॉलीपेप्टाइड बाइंडिंग साइट होती है वो ओपन हो जाती है और वो जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड आ रहा है उसके साथ में जाकर के बाइंड हो जाती है। क्या हुआ, जैसे ही सिग्नल सीक्वेंस क्लीव हुआ, एटीपी बाउंडेड फॉर्म में बिप प्रोटीन आई, बिप इंटरेक्ट की सेक63 कॉम्प्लेक्स के साथ और अपने एटीपी को हाइड्रोलाइज कर दिया किसमें, एडीपी में। अब बिप प्रोटीन क्या है, एडीपी बाउंडेड फॉर्म में है और एडीपी बाउंडेड फॉर्म में क्या करेगी, पेप्टाइड, नेसेंट पेप्टाइड जो आई है उसके साथ में इंटरेक्ट कर जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एक बिप प्रोटीन आई, सिमिलर तरीके से दूसरी बिप प्रोटीन आएगी, वो इंटरेक्ट कर जाएगी न्यूली पेप्टाइड के साथ। इसी तरह से तीसरी बिप प्रोटीन आएगी, इसी तरह से ढेर सारी बिप प्रोटीन आएंगी, अपने एटीपी को हाइड्रोलाइज करेंगी और प्रोटीन के साथ अटैच होती चली जाएंगी और फाइनली पूरी की पूरी पेप्टाइड एडीपी बाउंडेड बिप के साथ में पूरा का पूरा जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड है वो ईआर के ल्यूमेन में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिप प्रोटीन बाइंडेड है इसीलिए ये प्रोटीन यूनिडायरेक्शनली ल्यूमेन तक पहुंचती है, वापस साइटोसॉल में नहीं जा पाती, क्योंकि बिप यहां से तब तक बाइंड रहता है जब तक पूरी की पूरी प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ नहीं जाती। ठीक है, एक बार प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन तक पहुंच गई, बिप प्रोटीन क्या करती हैं, अपने एडीपी को एटीपी से एक्सचेंज कर लेती हैं। यहाँ पे जो है एटीपी एडीपी एक्सचेंज फैक्टर आता है, क्या होता है, एडीपी निकल जाता है और एटीपी आकर के बाइंड कर जाता है। जैसे ही ये फिर से एटीपी के पी से बाइंड कर जाती हैं, ये रेडी हो जाती हैं एक नई साइकिल शुरू करने के लिए। अब ये जाकर के नेसेंट प्रोटीन से बाइंड कर सकती हैं, सेक63 से इंटरेक्ट करके फिर से वही साइकिल चलाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से बिप जो एटीपी की हाइड्रोलिसिस कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी इस एटीपी के हाइड्रोलिसिस से जनरेट हो रही है, ना कि ट्रांसलेशन के फोर्स से। ठीक है, तो पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन के दौरान जो एनर्जी यूज होती है वो एनर्जी आती है एटीपी से और एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है बिप प्रोटीन। बिप प्रोटीन क्या है, HSP70 फैमिली का एक चैप्टर है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन में याद रखना है। एक तो सेक63 कॉम्प्लेक्स याद रखना है, दूसरा बिप प्रोटीन याद रखना है और कहाँ पाई जाती है, ईस्ट में पाई जाती है, ईआर के ल्यूमेन में पाई जाती है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसी तरह से बैक्टीरिया के पास भी कुछ ऐसी प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, बैक्टीरिया में भी कुछ ऐसी प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं जिनका सिक्रीशन सेल के बाहर किया जाता है आफ्टर द ट्रांसलेशन। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन उनका भी होता है, किसमें, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में क्या होता है, सम सेक्रेटरी प्रोटीन्स, some secretory proteins translocated outside the cells post translationally post translational translocation यहां पे भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आएगी, यहाँ पे भी एनर्जी जो आती है, प्रोसेस इज ड्रिवन बाय एटीपी हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे भी एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। एटीपी की हाइड्रोलिसिस करता कौन है, साइटोसॉलिक एटीपेज सेक ए। यहाँ पे सेक ए एक प्रोटीन होती है दैट हाइड्रोलाइज एटीपी और एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन, सेक ए। बैक्टीरिया में सेक ए एटीपी के हाइड्रोलिसिस करता है। कब करता है, सेक ए इंटरेक्ट विद
sec A interact with cytosolic domain of translocon and hydrolyze ATP and provide the energy for the translocation। ठीक है, तो बैक्टीरिया में कुछ सेक्रेटरी प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल के बाहर सेक्रेट की जाती हैं। सपोज अगर कोई टॉक्सिन है तो अगर सेक्रेटरी प्रोटीन है तो वो मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसलोकेट होगा ही होगा। और बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही ईआर की तरह काम करती है। जो भी मॉडिफिकेशन होना होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा। ठीक है, तो होगा क्या, वहां पे इसका पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन मतलब जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी वो कहां पे सिंथेसाइज होगी, वो सिंथेसाइज होगी साइटोसॉल में। ठीक, अब वहां पे एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कहां से आएगी, एटीपी के हाइड्रोलिसिस से आएगी। एटीपी की हाइड्रोलिसिस एक साइटोसॉलिक एटीपी है जिसको सेक ए बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, बिप की तरह ही काम करता है ये। सेक ए क्या करेगा, एटीपी को हाइड्रोलाइज कब करेगा, जब ये ट्रांसलोकॉन के साइटोसॉलिक डोमेन के साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे वहां पे जो हमारा बिप था वो किसके साथ में इंटरेक्ट कर रहा था, सेक 63 कॉम्प्लेक्स के साथ, वैसे ही ये सेक ए कहां से इंटरेक्ट करेगा, ट्रांसलोकॉन के साथ, और फिर एटीपी की हाइड्रोलिसिस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक, तो ये तो पूरी बात रही कि ईआर के ल्यूमेन में किस तरह से प्रोटीन की टारगेटिंग और ट्रांसलोकेशन किया जाता है। ठीक, एक बार हम लोग क्विक व्यू में समरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें। मैंने आपको बताया कि हर एक सेक्रेटरी प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू होती है साइटोसॉल में, और वो राइबोसोम साइटोसॉल में फ्री होते हैं, ईआर में बाउंड नहीं रहते। ठीक, जैसे ही सिंथेसिस शुरू होती है एन टर्मिनस पर सबसे पहले सिंथेसाइज होता है एक सिग्नल सीक्वेंस जिसके पास हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स रहती हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिक पैच या सिग्नल सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक, इस सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती हैं एसआरपी प्रोटीन्स, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स। ये कहाँ पे पाई जाती है, साइटोसॉलिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। इनके ये जैसे ही सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड करती हैं उसके बाद पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को लेकर के जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसको एसआरपी रिसेप्टर बोलते हैं। एसआरपी वहां से जाकर के बाइंड कर जाता है। जैसे ही एसआरपी और एसआरपी के रिसेप्टर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, दोनों ही एक एक जीटीपी की हाइड्रोलिसिस करते हैं, और जैसे ही जीटीपी हाइड्रोलाइज होता है दोनों एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं और पूरी ट्रांसलेशनल मशीनरी को ट्रांसफर कर देते हैं ट्रांसलोकॉन के ऊपर। ठीक है, ट्रांसलोकॉन से राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट बाइंड कर जाती है और ट्रांसलोकॉन ओपन हो जाता है। ट्रांसलोकॉन ओपन होता है और ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है वो फिर से रीइनिशिएट हो जाती है या रीस्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले सिग्नल सीक्वेंस ट्रांसलोकेट होकर के पहुंचता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और जैसे ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचता है वहां पे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जिनको सिग्नल पेप्टाइडेजेज हम लोग बोलते हैं, वो क्लीव कर देते हैं सिग्नल सीक्वेंस को, क्योंकि सिग्नल सीक्वेंस प्रोटीन के नेटिव कन्फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, पूरी की पूरी प्रोटीन ट्रांसलोकेट होकर के ईआर ल्यूमेन में आ जाती है। ड्राइविंग फोर्स कहां से आता है, क्योंकि ट्रांसलोकेशन जो है वो को ट्रांसलेशनल है, इसलिए ट्रांसलेशन के दौरान जो फोर्स जनरेट होगा वही यहाँ पे एनर्जी का काम करेगा और वो प्रोटीन को पुश करेगा इनसाइड द ईआर ल्यूमेन। ठीक है, ये तो बात रही को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन की। पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, पूरी की पूरी प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती है साइटोसॉल में। ठीक है, फिर सिग्नल सीक्वेंस और ट्रांसलोकॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और सिग्नल सीक्वेंस कहाँ चला जाता है, ईआर के ल्यूमेन में, और सिग्नल पेप्टाइडेज उसको क्लीव कर देते हैं। जैसे ही सिग्नल पेप्टाइडेज उसको क्लीव करते हैं, बिप प्रोटीन इंटरेक्ट करती है सेक 63 कॉम्प्लेक्स के साथ और अपने एटीपी को हाइड्रोलाइज करती है। एडीपी बाउंडेड फॉर्म में बिप प्रोटीन नेसेंट पॉलीपेप्टाइड से इंटरेक्ट कर जाती है। ठीक है, इंटरेक्ट करने के बाद इसी तरह से ढेर सारी बिप प्रोटीन्स आती हैं, अपने एटीपी को हाइड्रोलाइज करती हैं और एडीपी बाउंडेड फॉर्म में नेसेंट पॉलीपेप्टाइड से बाइंड होती चली जाती हैं। ठीक है, और जो एटीपी यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो रहा है वही ड्राइविंग फोर्स क्रिएट कर रहा है नेसेंट पॉलीपेप्टाइड के ट्रांसलोकेशन के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया के पास भी पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन की मशीनरी है, वहां पे भी एटीपी से ही एनर्जी
प्रोवाइड की जाती है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस से ही एनर्जी आती है ट्रांसलोकेशन के लिए। यहाँ पे प्रोटीन्स को सेल के अंदर से सेल के बाहर ट्रांसलोकेट किया जाता है, ठीक है। वहां पे साइटोसोलिक एटीपेज है जिसको सेक ए बोलते हैं। सेक ए क्या करता है, ट्रांसलोकॉन के साथ इंटरेक्ट होता है और एटीपी की हाइड्रोलिसिस करके इस पूरी प्रोसेस के लिए क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस तरह से पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन होता है कहाँ पे, बैक्टीरिया, ठीक है। तो को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन जो भी ईआर ल्यूमेन या बैक्टीरियल सेल की हम लोग बात करें, सेल से बाहर की तरफ, उसकी सारी चर्चा हम लोग, सारे एस्पेक्ट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो इस तरह से जो प्रोटीन थी हमारी वो साइटोसोल से ईआर के ल्यूमेन तक अब पहुंच चुकी है, ठीक। अब बात आती है कि ईआर के ल्यूमेन में उस प्रोटीन के साथ क्या क्या होगा, कौन कौन सा मॉडिफिकेशन होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।